अच्छा, क्वेश्चन जो है वो मेरे से ये किया गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब सीकर वीज़ा पे जर्मनी आते हैं और उनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते जॉब ढूंढने में जब वो यहाँ आते हैं। तो इसकी मेन वजह क्या हो सकती है और वो कैसे जो है वो इस नाकामयाबी को कामयाबी में बदल सकते हैं। तो आज हम जो है ना इस वीडियो पे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मैं आप लोगों के साथ जो है वो इसका आंसर शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये यार कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन है जॉब सीकर वीज़ा की, ये कोई इतनी ज़्यादा भी जो है ना वो ब्लीक नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा भी खौफनाक या बुरी नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ ऑफ कोर्स कि जॉब सीकर वीज़ा पे आके 6 महीने आप लोगों के पास होते हैं, उसमें उसके अंदर 6 महीनों के अंदर अंदर आप पहली दफ़ा जो है वो एक मुल्क में आए होते हैं, मोस्टली इन मोस्ट केसेस। तो इस छोटे से टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए जॉब निकालना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन मैं पर्सनली भी कुछ ऐसे एक्वेंटेंसेस को जानता हूँ या किसी के रेफरेंस से भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जॉब सीकर वीज़ा पे जॉब जो है वो सिक्योर की है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं मिल सकी जॉब सीकर वीज़ा पे। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ यही इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ कि क्या क्या वो 3-4 जो है वो मेन रीज़न्स हो सकती हैं जिनकी वजह से जो है वो आपको जॉब नहीं मिलती जॉब सीकर वीज़ा पे, और कैसे आप उनको जो है वो बेहतर बना सकते हैं, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नंबर 1 यार जो चीज़ है ना इसके अंदर जॉब सीकर वीज़ा के अंदर जब अगर आप आते हैं तो वो है सिलेक्शन ऑफ योर लोकेशन, कि आप किस जगह बेसिकली जर्मनी के अंदर आके जो है वो आपने टारगेट किए कि किस जगह आपने आके रहना है और वहाँ से अपनी जॉब हंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। क्योंकि होता यूँ है मोस्टली कि बहुत सारे लोग जो जॉब सीकर वीज़ा पे आते हैं वो या तो उनका ऑलरेडी जर्मनी में कोई कांटेक्ट होता है, यानी या तो उनका कोई दोस्त होता है या उनका कोई फैमिली मेम्बर होता है, या वो कोई ऐसी सिटी मार्क कर लेते हैं जो उनको इंफॉर्मेशन वाइज उनको ये पता चलता है कि वहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो बहुत सस्ती है और वो वहाँ इजीली 6 महीने रह सकते हैं और उनके इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें जो है वो आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी अपना ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता है, और 6 महीने आप लोगों ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल और फूड एक्सपेंडिचर हर चीज़ स्पेंड करना होता है, तो बजट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो अक्सर औकात जो हैं वो प्रोफेशनल्स ये करते हैं कि वो कोई ऐसा शहर ढूंढ लिया कि यार वहाँ पे इस तरह से बजट जो है वो मैनेजेबल होगा, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नुकसानदेह हो जाता है। वो इसलिए कि आप ये इमेजिन करें कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्योंकि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं मैक्सिमम जॉब सीकर वीज़ा पे, बाकी प्रोफेशंस के भी आते हैं, कि अगर आप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है आपने फॉर एग्जांपल और आप जर्मनी में ऑटोमोटिव फील्ड के अंदर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप लोग ये खुद एवेल्युएट करें। देखें जर्मनी के अंदर जो बाडन-वुर्टेनबर्ग है और जो बवेरिया है, ये जो स्टेट्स हैं, ये इनके अंदर सबसे ज़्यादा ऑटोमोटिव प्लांट्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी जर्मनी के अंदर जो शहर हैं उसके अंदर ऑटोमोटिव प्लांट्स नहीं है, वो तो लाइप्जिग के अंदर भी ईस्ट जर्मनी में ऑटोमोटिव प्लांट है, ड्रेसडन के अंदर भी प्लांट है, इवन बर्लिन के अंदर जो है मर्सिडीज़ का एक प्लांट है, और भी इस तरह के छोटे छोटे शहर हैं। नॉर्थ रैन वेस्टफालिया के अंदर, खोल के अंदर भी है, डुसलडॉर्फ के अंदर भी प्लांट है, लेकिन जो मेन हब है वो स्टुटगार्ट और बवेरिया के अंदर है। ठीक है, वहाँ पे सारा ऑटोमोटिव प्लांट्स और सारा जो है ना वो काम हो रहा है, तो आपकी जो सारी रेलेवेंट इंडस्ट्री है वो वहाँ पे बैठी हुई है, सारा काम जो उसका मेजॉरिटी है वो उधर जो है ना वो उसका फोकस सारा वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स निकल रही हैं उस फील्ड के अंदर। तो आप लोग अगर अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अब आप किसी छोटे से शहर में आ जाते हैं, आप पॉट्सडाम में आ जाते हैं, बर्लिन के पास। ठीक है, बर्लिन से कोई 30-40 किलोमीटर है पॉट्सडाम। अब आप वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको जो अकोमोडेशन है वो आपकी सबसे ज़्यादा फीजिबल है किसी भी वजह से। अब वहाँ से अब आप म्यूनिक के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या स्टुटगार्ट के अंदर या इंगोलस्टार्ट के अंदर या उल्म के अंदर, कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं ऑटोमोटिव जॉब्स अपनी, ठीक है, लांगन के अंदर, और वो आप उसमें आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जो कंपनी है जिसने आपको इनवाइट करना है वो आपका जो है वो ट्रेन टिकट पे करेंगी। ठीक है, आप पहले वहाँ जाएंगे ट्रैवल करके, फिर वो रिटर्न टिकट आपको पे करेंगे, उनको वो कॉस्टली होगा। दूसरा ये कि उसी रीजन में जो लोग अवेलेबल उनके पास कैंडिडेट्स होंगे वो उनको पहले इन्वाइट कर लेंगे, उसमें से शायद कोई ना उनको मिले तब वो आपकी तरफ जाएंगे, और वो क्या पता आपसे टेलीफोन पे इंटरव्यू करके वहीं पे डिसाइड कर दें कि यार हम मिलें भी तो हमारे पास बजट नहीं है अभी इनवाइट करने का, तो वहाँ पे आप जो है ना ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर सकते हैं। इसलिए लोकेशन सिलेक्शन आपके अपने प्रोफेशन के मुताबिक, जैसे अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक
लैंग्वेज टीचर के तौर पे आना है, इंग्लिश लैंग्वेज आपने टीचिंग करनी है एज एन इंग्लिश, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में, किंडरगार्टन में। यहाँ पे इंग्लिश टीचर भी बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, और बहुत सारे अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंड के लोग जो हैं वो जर्मनी के अंदर एज एन इंग्लिश टीचर काम कर रहे होते हैं, बर्लिन के अंदर तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा। तो अब आप जो हैं वो किसी ऐसे छोटे से जर्मनी के टाउन में चले गए हैं, या इवन बड़े शहर में भी चले गए हैं जहाँ पे जर्मन के अंदर सारा इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वहाँ पे उस तरह से रिक्वायर्ड नहीं था आपकी फील्ड के, या ऑलरेडी जो टीचर्स थे वो इनफ थे वहाँ पे, ठीक है। बर्लिन क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा चाहिए थे टीचर्स, तो वहाँ पे आपको मुश्किल हो सकती है ढूंढने में। इसलिए सिटी सिलेक्शन जो है, चाहे आपका जो सा मर्जी प्रोफेशन है, ठीक है, मेडिसिन होगा, इंजीनियरिंग होगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो भी प्रोफेशन होगा, सिटी आप लोग पहले जब आप अपने होम कंट्री में हैं वहाँ से आप उसको सेलेक्ट करें, वहाँ से उसको देखें कि आपके प्रोफाइल के, आपके डिज़ायर्ड प्रोफेशन के लिए कौन सा सिटी जो है वो आइडियल होगा, कहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे मुझे जाना चाहिए, तो उसको मार्क करें। इंस्टेड कि आपको जहाँ पे कोई आपका दोस्त रह रहा है और आप उसके साथ रहना चाहते हैं और फिर आप ये प्लान करें कि वहाँ से मैं वहाँ जाया करूँगा इंटरव्यूज़ देने के लिए, तो ये एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और ये एक फैक्टर है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो पहली तो ये चीज़ हो गई सिटी सिलेक्शन। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और जिसकी वजह से अक्सर लोगों को जॉब नहीं मिलती, वो है जो जर्मन के अंदर जॉब एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, यानी कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो जर्मन के अंदर लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो जॉब है उसके अंदर वर्क प्लेस में आपको जर्मन एज सच रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, तो आपको वो जॉब मिल सकती है, यानी कि आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर होते हैं, वो उन लोगों ने मेजॉरिटी जो है वो जर्मन स्पीकिंग एम्प्लॉयज़ के साथ ही इंटरेक्ट किया होता है, तो वो आप उसको कह लें कि वो उसको जानबूझ के तो नहीं, लेकिन वो जस्ट एक रेगुलर मोड के अंदर, फ्लो के अंदर वो ऐड जो है वो जर्मन के अंदर ही उसको रिलीज़ कर देते हैं कि वो जर्मन में सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी कि ये आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपने करना होगा वहाँ पे, और यूँ आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें ये भी मेंशन होगा कि आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए और बेसिक जर्मन होनी चाहिए। ऐसे भी एड्स हैं जो कि जर्मन में होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं, उनके जहन में ये होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जो इंग्लिश में भी जॉब करेगा उसको भी इतनी बेसिक जर्मन आती होगी कि वो ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सके कम से कम, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन इतना हुआ नहीं होता इंग्लिश स्पीकिंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ, बहुत मिनिमम होता है। ये जो इंग्लिश स्पीकिंग एम्प्लॉयज़ होते भी हैं उनके पास, उनको भी थोड़ी बहुत जर्मन आती होती है, तो वो जॉब्स जो हैं, जो वो जॉब एड्स हैं जो जर्मन में होती हैं लेकिन जॉब इंग्लिश में होती है, वो आप मिस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप तो जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं वो होते ही इंग्लिश में है, तो वो तो वैसे ही आपकी सर्ब्स में आते ही नहीं है, और अगर वो आ भी जाएँ तो आप उनको पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि आपको जर्मन जब आती नहीं है तो आप वो पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो और आप समझेंगे कि यार ये तो जर्मन में रिक्वायर्ड है तो ये मेरे लिए तो है ही नहीं। इसलिए ये दूसरा फैक्टर है, इसको आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं कि अगर आपने बेसिक जर्मन भी सीख ली है और आपको पता है कि यार मेरी फील्ड में लोग जो हैं वो इंग्लिश के साथ जॉब कर रहे हैं, तो इतनी जर्मन अगर आपकी हो कि यार आप बेसिक जॉब ऐड पढ़ लें, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि उससे आप वो जॉब्स भी पकड़ लें। क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरव्यू के अंदर ऐसे होता है कि वो ये देखते हैं कि यार इसको चलो A1 ही जर्मन आती है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में इंथुजियास्टिक है कि जब काम करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी सीख लेगा, क्योंकि सारा जो स्टाफ है वो नहीं बोलता इंग्लिश, ठीक है, कुछ बोलता है कुछ नहीं बोलता। मैं बड़ी आपको हर कंपनी की बात करूं, अगेन मैं यही कहूँगा कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग बर्लिन के जर्मनी के शहरों की बात नहीं कर रहा, जैसे बर्लिन हो गया या हैम्बर्ग हो गया कि वहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकर्स मिल जाएंगे। मैं आपको छोटे छोटे उन टाउन्स की भी बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं या फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं जिसमें 10-10 20-20 हज़ार लोग काम करते हैं, उसमें नहीं चलती इंग्लिश, ठीक है, उसमें जर्मन ही चलती है। तो इस लिहाज से ये आप एक चीज़ जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तीसरा या चौथा पॉइंट ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं अपनी पोजीशन के लिए, ठीक है, जॉब सीकर वीज़ा पे आप यहाँ होते हैं, तो यूजुअली आप अपने CV और आप अपना जो मोटिवेशन लेटर है वो आप लोग जो है वो अपलोड करते हैं या उनको सेंड करते हैं, जो भी उनका तरीका होता है भेजने का, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने यहाँ देखा है, जो जॉब सीकर नहीं, इन जनरल भी जब वो जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाते हैं जो जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है रेफरेंसेस और सर्टिफिकेट्स। क्योंकि जर्मनी के अंदर ये एक नॉर्म है, यानी कि ये एक्सेप्टेबल है, और ये वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने पुराने रेफरेंसेस और सर्टिफिकेट्स साथ अटैच करेंगे। जैसे अगर आपने पीछे 2 साल जॉब किए, 3 साल जॉब किए, 2-3 कंपनीज़ में जॉब किए, एक में जॉब किए, इंटर्नशिप्स किए, कोई भी प्रोजेक्ट्स किए और आपने वो मेंशन किए हैं अपनी CV में या कवर लेटर में, उसका प्रूफ
वो आपको देना होगा, क्योंकि जर्मनी के अंदर, एंड आई बिलीव दुनिया की हर जगह ये ऐसे होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अब आप जब वो कंपनी छोड़ते हैं तो आपका ये राइट होता है, लीगल राइट, कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से कहें कि वो आपको एक रेफरेंस लेटर तैयार करके दें। वो अपने लेटर हेड के ऊपर आपको एक रेफरेंस लेटर तैयार करके देते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि यार ये इस पोजीशन पे इस टाइम से लेके इस टाइम तक इसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं और ये इसका कंडक्ट अच्छा था और जो भी है, और नीचे उनकी जो सील और स्टैंप होती है, तो वो स्कैन करके आप अपनी एप्लीकेशन पैकेट में सीवी और कवर लेटर के साथ अटैच करें। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब मैंने शुरू में जॉब्स अप्लाई की थी जर्मनी में, अब पुरानी बात है 5-6 साल पहले, तो मैंने कई दफ़ा कंपनीज़ में जो है ना वो सिर्फ सीवी और कवर लेटर ही भेजती है। तो इवन मुझे कुछ 2 कंपनीज़ मुझे याद है, उनका मुझे रिस्पॉन्स बैक आया ह्यूमन रिसोर्स का कि यार अपने रेफरेंसेस भी भेजो क्योंकि एप्लीकेशन पैकेट कंप्लीट नहीं है तुम्हारा। तो ये ज़रूर जहन में रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम साउथ एशिया के मुल्कों में आते हैं तो शायद हमारे वहाँ पे रेफरेंसेस इतने कॉमन नहीं है। ये कंपनी कल्चर पर डिपेंड करता है, कई दफ़ा वहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती हैं ये चीज़ें। तो जर्मनी में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे मांगे या ना मांगे, आप अटैच करके भेज दें। ये एक साइन है कि यार ये बंदा ट्रांसपेरेंट है, कि ये इसने काम किया और ये शो करवा रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास लेटर्स नहीं है तो वो ले लें आप अपनी पुरानी कंपनी से। ये चीज़ें जो है ना, ये ना होने की वजह से, ये इनको प्रॉपरली यूटिलाइज ना करने की वजह से जो है वो लोग उनका फेलियर हो जाता है जॉब सीकर वीज़ा पे जॉब ना निकालने की वजह से। उसके अलावा जो 5वां फैक्टर है वो ये है कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो आपने की होती हैं, जो आपने पढ़ाई की होती है, वो अलाइंड नहीं होती जिस डायरेक्शन में जॉब ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। और साथ ही उसके ये होता है कि जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है वो इतना इनफ नहीं होता कि आप लोग को जो है वो कंसिडर कर लें एक फुल टाइम पोजीशन देने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स भी हैं। तो जब आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मैंने जॉब सीकर्स वीज़ा पे जाना है और स्पेशली मेरे पास उसके लिए 6 महीने हैं सिर्फ, तो क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इतने इंटरव्यूज़ में सिक्योर कर लूँगा और इतनी कंपनीज़ जो हैं वो कन्विंस हो जाएंगी मेरे इस प्रोफाइल से। तो ये बेसिक कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो उनको नाकामी हो जाती है जॉब सीकर वीज़ा पे। और ये एक प्रेशियस टाइम होता है 6 महीने का, उसमें आपके बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हुए होते हैं। तो इसलिए इन फैक्टर्स को मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इनको अगर तो आपने इम्प्रूव कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो इन पे काम करें, इनको ऑप्टिमाइज़ करें। और उसके अलावा ये कि आप लोगों को जॉब सीकर वीज़ा पे जर्मनी आना चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वो एक बहुत ही डिटेल में एलैबोरेट वीडियो बनाई हुई है, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो वो प्लीज़ ज़रूर देखिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो वीडियो। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको मैं यहाँ पे सजेशन कार्ड में भी शेयर कर दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी जो है ना वो आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये था यार इस टॉपिक के ऊपर बेसिकली। तो अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर या इससे जॉब ढूंढने के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप लोग वो जो है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को उनका आंसर जो है वो दे सकूँ। और एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।